नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. अभिनेते नसीरुद्दीन शहा आज आपल्या कट्ट्यावरती आलेले आहेत. समांतर सिनेमा ते कमर्शियल सिनेमा, खरं तर अत्यंत कठीण असणारे हे अंतर त्यांनी खूप सहजपणे अगदी लीलया पार केलेलं आहे. बरेचसे अभिनेते आपण पाहतो, कुठलाही सामाजिक प्रश्न असू देत, राजकीय प्रश्न असू देत, आपल्या सोयीप्रमाणे ते भूमिका घेत असतात, परंतु जे पोटात आहे तेच ओठांवरती आहे अशी ठाम भूमिका मांडणाऱ्या मोजक्या अभिनेत्यांपैकी ते एक आहेत. त्यांचं आत्मचरित्र नुकतंच मराठीत प्रकाशित झालेलं आहे आणि त्यांचा संपूर्ण जीवन प्रवास कसा राहिलेला आहे याबद्दल आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारत. आपका बहुत बहुत स्वागत है माझा कट्टा पे. हम बहुत ही उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए. थैंक यू. नसीर जी, आपकी तरफ जब हम देखते हैं तो कोई भी अच्छा जो कुक होता है ना, वो कोई भी चीज़ अगर बनाए बढ़िया बनाता है. आपका कुछ उसी तरह है, मतलब आपने नाटक किया, फिल्में की, फिल्मों में दोनों तरह की फिल्में की, लेकिन जब आपकी ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ी है, जब आप शुरुआत कर रहे थे तो क्या आज आप जहाँ पर है जो वही आप चाहते थे कि उसमें ये एक्सीडेंटली जो हो गया वो हो गया? मेरे ख्याल से मैंने जो अपने भविष्य के बारे में जो विजन देखा था वो कुछ ऐसा ही था. लेकिन सच्ची बात तो ये है कि कोई भी इंसान एक्टर बनता है इसलिए कि वो मशहूर होना चाहता है, कि वो चाहते हैं लोग उसको देखें, लोग उसको पसंद करें. कला की सेवा करने के लिए कोई एक्टर नहीं बनता. अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो एक्टिंग का एक जरिया है वो बाद में पता चलता है कि ये भी मुमकिन है. लेकिन शुरुआत जो होती है वो तो हमेशा दिखावे से ही होती है कि लोग मुझे देखें और लोग मुझे पसंद करें. बेसिकली दैट्स वेयर. नहीं, लेकिन आपकी जब शुरुआत हुई, मतलब आपके जब स्कूल के डेज के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत ही शरारती टाइप के आप थे. मैंने वो भी पढ़ा कि आपको फिल्मों का बहुत शौक था और आपको एक बार किसी फिल्म में, मतलब वो प्रोजेक्टर रूम में आपको ऐसे बिठाया कि आपको सिर्फ सुनना. बिल्कुल, हाँ. वो एक बहुत ही क्रूर टीचर थे मेरे, जो उनको बड़ा मजा आता था बच्चों की पिटाई करने में. और जिस तरह की मरम्मत होती थी हम लोगों की स्कूल में, आज कोई टीचर अरेस्ट हो जाए, सच्ची बात कह रहा हूँ. हंटर तो पढ़ते ही थे, एक चमड़े का एक अलग होता था उनके पास, एक स्ट्रैप जिसको कहते थे, उससे मारते थे. और एक बैत होती थी जो बिल्कुल यूं मुड़ जाती थी, उससे अक्सर घूंसे भी पड़ते थे और लातें भी पड़ती थी. और उन दिनों के बारे में सोच के मुझे बहुत गुस्सा अभी भी आता है. पिताजी तो बड़े अफसर थे जी. बोर्डिंग स्कूल में बड़ा अफसर या छोटा अफसर कुछ नहीं होता. बोर्डिंग स्कूल में सब बराबर होते हैं. बोर्डिंग स्कूल में आप बिल्कुल मास्टरों के रहम पर होते हैं, चाहे आप किसी के भी बेटे हों. और मेरे वालिद चले गए थे तब तक नैनीताल से. तो आपने जो कहा फिल्मों का जो असर वो बहुत जल्दी मेरे ऊपर पड़ा. 3 या मेरे ख्याल से 2 या 3 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली फिल्म देखी होगी. मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे नैनीताल में, तो हम लोग कभी भी किसी भी सिनेमा हॉल में जाके कोई भी फिल्म देख सकते थे. 3 सिनेमा हॉल थे नैनीताल में उस वक्त. लेकिन वो बताते थे कि ये वाली फिल्म देखो. हमें हर एक फिल्म देखने की इजाज़त नहीं होती थी. तो बचपन में ही मैंने पहली फिल्म जो मैंने देखी उसका नाम था बहुत दिन हुए. जेमिनी प्रोडक्शंस तमिल की थी. वो एक बच्चा हीरो था उसमें एक जादूगर है जिसकी जान तोते में रहती है और वो बच्चा उस तोते को ढूंढने जाता है और तोते को मार डालता है. ये मुझे अभी तक याद है ये फिल्म, और उसके कुछ दृश्य मुझे अभी तक याद हैं. मुश्किल से मैं 3 साल का रहा हूँ जब मैंने ये फिल्म देखी. बहुत असर कर गई मेरे ऊपर. बाद में कभी ये फिल्म मतलब देखी आप? दोबारा नहीं, वो मैंने बहुत ढूंढी, कहीं मिलती नहीं. लेकिन और कई ऐसी फिल्में, उड़न खटोला, इंसानियत दिलीप कुमार साहब की. हिंदी फिल्मों की इजाज़त हमें अब्बा सिर्फ दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखने की इजाज़त देते थे. वो शायद दिलीप कुमार को मन ही मन बहुत पसंद करते थे, फैन थे. और साथ ही साथ बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में भी मैंने देखी उस जमाने में. वहाँ लगती थी विजर्ड ऑफ ऑज जैसी,
बिल्कुल जादुई फिल्म, अब भी आप देखें वो जादू फेर देती है मुझ पर। 1000 दफ़ा मैं देख चुका हूँ विज़ार्ड ऑफ ऑज, रॉब रॉय, रॉबिन हुड, इस तरह की फिल्में, और जेरी लुइस की फिल्में, चार्ली चैपलिन की फिल्में। इन फिल्मों ने बहुत गहरा असर किया मुझ पर बनिस्बत जो हिंदी फिल्में मैं देखता था, क्योंकि इंसानियत जैसी फिल्म जिसमें भी तलवारबाजी थी, और एक स्कैरामुश नाम की एक फिल्म थी उसी जमाने की, टॉम थम नाम की एक फिल्म थी उसी जमाने की, कोई कंपैरिजन ही नहीं था जो एक्सीलेंस का जो स्तर था उन हॉलीवुड की फिल्मों में। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदी फिल्में में लोग समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्नॉब हूं और मुझे हिंदी फिल्में पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि वो हिंदी है और उसे लुक डाउन मार्केट, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप 90s 50s की बसबी बर्कली की या जीन कैली की या फ्रेड एस्टेयर की आप कोई भी म्यूजिकल देखे हैं और आप खुद देख के कंपेयर कर लीजिए, हमारी सबसे अच्छी जो म्यूजिकल, हमारी तो सब फिल्में ही म्यूजिकल होती हैं, तो किसी भी फिल्म से आप कंपेयर कर लीजिए कि वो कहाँ रहती है। तो जाहिर है कि इन फिल्मों के साथ साथ उन कलाकारों ने भी मेरे जहन पे बहुत असर किया, क्योंकि स्पेंसर ट्रेसी साहब जैसे कभी एक बूढ़े मछुआरे बने हुए हैं, कभी वो डिटेक्टिव बने हुए हैं, कभी पहाड़ पे चढ़ने वाले बने हुए हैं, कभी समुंदर में तैरने वाले बने हुए हैं। इस तरह के एक्टर्स ने मेरे जहन पे बहुत असर किया कि ये एक्टर बनने के लिए हर एक को इतनी खूबसूरत चेहरे की ज़रूरत नहीं है, शायद हर एक को शम्मी कपूर की तरह लगना ज़रूरी नहीं होता, और तरह के लोग भी एक्टर बन सकते हैं। साथ साथ और भी ऐसे एक्टर्स थे, हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक्टर मुझे नहीं दिखाई दिया। होजे फेरर एक साहब थे, JOSEFERRE, आप गूगल करके देख सकते हैं वो कैसे लगते थे, बहुत बड़े स्टार थे वो हॉलीवुड में। एडवर्ड जी रॉबिन्सन एक थे जो बहुत ही बदसूरत इंसान थे लेकिन बहुत बड़े स्टार थे। हम्फ्री बोगार्ट, इस तरह के लोग। तो मैं सोचता था कि भाई ये अब मैं गैरी कूपर जैसा तो लगता नहीं, तो ऐसा शायद लग सकता हूं। इस बात ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। और एक्टर बनने के अलावा मेरा एक ही सपना था, क्रिकेटर बनना, जो मैंने बहुत जल्दी त्याग दिया, क्योंकि मैं स्कूल की टीम तक में सेलेक्ट नहीं हुआ और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि तुम अच्छी क्रिकेट खेलते हो कि नहीं। मेरे ख्याल से मैं अच्छी खासी क्रिकेट खेलता था, और अगर मुझे ट्रेनिंग मिलती तो शायद मैं क्रिकेटर बनता। और इस सफ़र के दौरान मैंने गावस्कर साहब के साथ भी क्रिकेट खेली है। उनकी बॉलिंग पर मैंने बैटिंग की है और मेरी बॉलिंग पर उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन क्या आप ऑलराउंडर थे? मैं ऑलराउंडर, मैं सब कुछ करता था। मैं विकेट कीपिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, और फील्डिंग में मुझे बड़ा मजा आता था। अच्छा। जो कि अनयूजुअल बात थी उन दिनों। और एक जो सबसे मैं फख्र के बाद जो बात कह सकता हूं कि ये एक फेस्टिवल मैच था, तो कुछ एक्टर थे और कुछ क्रिकेटर्स थे, तो संदीप पाटिल साहब बैटिंग कर रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था। तो मुझे डर था कि ये तो 6 छक्के मारेंगे मेरी बॉलिंग पे जरूर, लेकिन वो एक भी नहीं मार सके। बाद में उन्होंने मुझे थपथपाया और कहा कि अच्छी बॉलिंग की तुमने। तो आप क्रिकेट में जाना चाहते थे और संदीप पाटिल फिल्मों में आना चाहते थे। अब देख लीजिए किस्मत किसको कहां ले जाती है। उन्होंने भी अपना शौक पूरा कर लिया एक फिल्म में काम करके, और मैंने भी। लेकिन मतलब आपने स्कूल में स्टेज पे आप लोग मतलब आप करते थे काम? ये एक जरा लंबी कहानी है। मैं 2 स्कूल में रहा। पहला स्कूल जो था जिसका जिक्र मैंने किया, जिसमें आयरिश पादरी लोग थे, और मेरे 2 भाई थे बड़े, जो एक गेम्स के चैंपियन थे और दूसरे ब्रेन्स थे, और मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं था। मैं क्लास में लास्ट आता था और बदमाशियां करता था, बहुत पिटाई विटाई होती थी। और उस स्कूल में नाटक बहुत सारे होते थे। उस स्कूल में ये फिल्में भी बहुत सारी दिखाई जाती थी। नैनीताल का स्कूल में, जिनसे मेरा फिल्म एजुकेशन हुआ। मेरे पिताजी को उम्मीद थी कि मैं बहुत क्वालिफाइड स्कॉलर बन के निकलूंगा उस स्कूल से। एक्चुअली मैं फिल्म स्कॉलर बन के निकला, क्योंकि अब मैं सोचता हूं तो हैरत होती है मुझे कि ये कौन ज्ञानी था जो ये फिल्में चुनता था हमारे लिए। अच्छा, स्कूल में दिखाते थे? स्कूल में अच्छा। हर हफ्ते एक फिल्म दिखाई जाती थी वेडनेसडे के दिन,
कभी कभी 2 फिल्में भी दिखा, अगर बारिश हो रही होती गेम्स के वक्त तो हमें ले जाके एक फिल्म दिखा देते थे। अच्छा। कभी कभी हमें टाउन में ले जाके भी फिल्में दिखाई जाती थी, जैसे कि बेन हर वगैरह, जो स्कूल में नहीं दिखाई जा सकती थी। तो वो आयरिश पादरियों को बहुत शौक था फिल्मों का, ऑब्वियसली वो शौक मुझे भी लगा। और कभी भी उस तरह की मतलब वो सपना देखना तो बहुत दूर था कि मैं कभी इन फिल्मों में काम कर सकूंगा। तो मैं इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी फिल्में भी देखता था कि मैं इनमें मुझे काम मिलेगा कि नहीं। लेकिन मुझे दिखाई देते थे देवानंद और शम्मी कपूर और दिलीप कुमार और राजकुमार, कहता था ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पुलिस वाले का रोल मिल जाएगा मुझे। हाँ, जो एंड में आके कहता है कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी कर लूंगा। तो अपने सपनों को नर्स करता रहा, मैं फिल्में देखता रहा, उनके बारे में जानता रहा, और ये एहसास हुआ कि ये काम किया जा सकता है जिंदगी में। लेकिन किसी भी नाटक में मुझे एक दफा भी रोल नहीं मिला उस स्कूल में, और मुझे बड़ी हसद होती थी। होते थे नाटक, होते थे? हाँ होते थे, बड़े शानदार नाटक होते थे। हर साल 2-2 नाटक होते थे, ओपेराज होती थी, क्योंकि गाने वाले बच्चे लेकिन बहुत आप सारे। उसके कुछ स्क्रीन टेस्ट के लिए वगैरह जाते थे? मैं जाता था, सब कहते थे हट। हाँ, क्योंकि एक तो मैं हकलाता था, जब तक मैं 11-12 साल का था मैं हकलाता था। इसकी वजह पता नहीं, तो बहुत ही वो है कॉम्प्लिकेटेड बात, उसमें जाएंगे नहीं। लेकिन वो हकलाना मैंने किसी तरह दूर किया, तो मुझे बहुत जल्दी बोलने की आदत पड़ गई, इस तरह मैं बोलता था। तो इस बात का भी मजाक उड़ाया जाता था कि इसको ये इस तरह बोलता है, नाक से बोलता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के ये सारे जो 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 ताने थे उस वक्त जो मिलते थे, वो सब घर घर गए मेरे अंदर। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कहीं ये बात तो सही है जो ये कह रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को करेक्ट करने में मैं लग गया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो इस तरह तो मैं डायलॉग नहीं बोल सकता। अब भले ही ऊपर वाले ने मुझे शम्मी कपूर जैसा सूरत शक्ल नहीं दी है, पर शायद कुछ और चीज़ें दी हैं। नहीं, लेकिन आपको आप एक्टिंग कर सकते हैं, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं अकेले में करता था। जो फिल्में में देखता था, जो नाटक में देखता था, उनकी मैं नकल करता था अकेले में, कभी किसी के सामने नहीं। मतलब जब से छोटे थे तब से? जब से छोटा था, जब मेरे ख्याल से ये 7 या 8 साल की उम्र से मैंने करना शुरू किया। और आप नैनीताल कितने दिन तक थे? मतलब मैं 5 साल की उम्र से बोर्डिंग स्कूल में था, 14 साल की उम्र तक। और फिर आप अजमेर आए? फिर अजमेर आया। अजमेर आके मुझे एक ऐसे स्कूल में डाला गया जहां ये मशहूर नहीं था कि ये बहुत बेवकूफ है। तो मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और पहली बार मैंने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके एक नाटक के कुछ सीन्स किए, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो मैं कई दफा देख चुका था नैनीताल में। मिस्टर केंडल एक थे, जिनकी तस्वीर है मेरी किताब में, आप उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं मेरी ज़िंदगी में, और उनकी नकल करके वो मैंने किया, तो सब सारे स्कूल को बड़ा पसंद आया। बहुत ही बुरा किया होगा, मेरे ख्याल से मैं 13 साल का हूँगा, 9वीं क्लास में था। एक फटीचर सा चोगा किसी पादरी से मांग लिया, एक बाजार से एक ऐसी दाढ़ी जो कानों में जो हुक लगा के लगाई जाती है वो पहन ली, और डायलॉग बोल दिया, और सब ने बढ़िया तालियां वालियां बजाई। वो दिन था जब मेरी जिंदगी बदली। जब आप नैनीताल में थे तो हमने सुना है कि आप पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। आप शायद मैथ और फिजिक्स से आपकी बहुत गहरी दोस्ती थी। बहुत। आपको 5 या 7 ऐसा कुछ तो भी मार्क मिले थे उसमें। 0 भी मिलता था। तो कभी फेल भी हुए थे, ऐसा सुना है हमने। हाँ, मैं 9वीं क्लास में, इसीलिए मेरे बाबा ने मुझे उस स्कूल से निकाल लिया, नैनीताल से। नैनीताल से। फेल होने के बाद आप अजमेर आए। में, क्योंकि वो अजमेर में रहते थे तब। तो उन्होंने कहा ये बहुत महंगा स्कूल है, मैं इसमें तुम्हें नहीं रख, तुम अपना टाइम खराब करते हो, तुम यहाँ डे स्कॉलर बनो और मेरी नज़रों के नीचे रहो। इत्तेफाक दूसरा ये हुआ कि एक तो मैंने एक्टिंग करनी शुरू की उस स्कूल में आके, दूसरा ये कि हिंदी फिल्में दोबारा देखनी शुरू की, बल्कि पहली बार देखनी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि ये, क्योंकि अंग्रेजी फिल्में संडे की सुबह को आती थी बस, और वो जितनी आती थी वो सब मैंने देखी हुई थी।
तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ये हिंदी फिल्में क्या होती हैं, जरा देखी जाए। तो मैंने देखनी शुरू की और जो सो कॉल्ड अच्छी फिल्में थी उनसे शुरुआत की और मुझे बहुत ही बुरी लगी। बहू रानी, मैं चुप रहूंगी, ताजमहल, इस तरह की। हाँ, देखिए आपने प्रदीप कुमार की फिल्म ताजमहल, बहुत अच्छी लगी आपको? मैं आपको दोष नहीं दूंगा। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। पर कई उनमें से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं सोचता कि इनको अच्छी फिल्में क्यों कहा जाता है। फिर इत्तेफाक से मैंने दारा सिंह की फिल्में देखनी शुरू की और मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया सो कॉल्ड अच्छी फिल्मों में और दारा सिंह की फिल्मों में। और दारा सिंह की फिल्में कहीं ज्यादा मजेदार थी। और शम्मी कपूर को मैंने डिस्कवर किया, किशोर कुमार की फिल्में मैंने डिस्कवर की और मुझे लगा कि ये तो कहीं ज्यादा मजेदार हैं। ये जो सो कॉल्ड सीरियस फिल्में जो बनती हैं जिसमें रोने धोने के सिवा कुछ होता नहीं है। अब उन एक्टरों के नाम नहीं मैं लेना चाहता क्योंकि ऐसा लगेगा कि उन पर पर्सनल अटैक है, नहीं है। उस जमाने में फिल्में ही ऐसी बनती थी, कॉमेडी का नाम नहीं था उन दिनों में। कॉमेडियन का एक अलग स्थान होता था उन फिल्मों में और कॉमिक फिल्म तो कोई भी नहीं बनी उस जमाने में। जब आप मुंबई में आए लगभग आपकी उम्र शायद 16 साल थी। मराठी में एक सॉन्ग है कि 16वं वरिस धोक्याचं, वैसा ही शायद आपके साथ कुछ हुआ था। आप बहुत सारे प्रोड्यूसर के पास गए थे लेकिन आपको काम नहीं मिलता था। तो मुंबई में जब आए तो वो दिन कैसे थे जब आपकी कोई पहचान नहीं थी? उस समय आपके दिन कैसे गुजर गए? बताता हूँ। स्कूल ख़त्म हुआ, मैं 16 साल का था और मुझे परसेंटेज इतना बुरा अच्छा नहीं मिला था कि सेंट स्टीफन्स या इस तरह के कॉलेज में मुझे दाखिला मिले। और मेरे बाबा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो साइंस में मुझे दाखिला दिलाने की कोशिश की, मिला नहीं, परसेंटेज अच्छा नहीं था। प्री मेड में एक और कॉलेज में उन्होंने मुझे डाला, मेरठ में। मैं बहुत दुखी था वहाँ। तो एक दिन मैंने अपनी साइकिल और अपनी घड़ी और अपनी किताबें और अपने सारे गर्म कपड़े कबाड़ी बाजार में जाके बेचे और बम्बई का एक टिकट खरीदा देहरादून एक्सप्रेस पर और मैं पहुंच गया बम्बई। आप तो क्रांतिकारी थे एकदम। पागल था कहा जा सकता है, बेवकूफ था, लेकिन इस बेवकूफ़ी ने बहुत सबक सिखाया मुझे। इत्तेफाक से एक दोस्त थी मेरी बम्बई में जिसने सहारा दिया, रहने की जगह का इंतज़ाम किया कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर वो भी तंग आ गई कि भाई तुम तो मतलब आके तुम तो गले ही पड़ गए हो। तो फिर आई वॉज ऑन माई ओन। और कहाँ रहते थे? मदनपुरा में एक गली थी जहाँ एक जरी की फैक्ट्री थी। बहुत बड़ा हॉल था, इससे दुगना, जहाँ पे कुछ 30-40 लोग रात को आके सोते थे। दिन में सुबह बिस्तर बांध के एक पिजन होल में रख के चला जाना पड़ता था। 10 रुपये महीना। 2 महीने वहाँ रहा मैं। इस बीच 2 फिल्मों में एज एन एक्स्ट्रा मैंने काम किया। अमन नाम की एक फिल्म है जो आप देख सकते हैं। आप है उसमें मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, दिखते हो एक शॉट में। हाँ, मोहन कुमार साहब की बनाई हुई फिल्म है, राजेंद्र कुमार हीरो थे। और एक और फिल्म थी सपनों का सौदागर, हेमा मालिनी जी की पहली फिल्म। उसमें मैं कहीं नहीं दिखाई देता लेकिन मैं था। और उन 2 फिल्मों ने कुछ 1.5 महीने का गुजारा करवाया। फिर मुझे पकड़ के वापस घर ले जाया गया और फिर वो एक और कहानी है। लेकिन वो दिन बहुत ही एजुकेशनल थे। और यही बात मैं अक्सर जब एक्टिंग की क्लासेस लेता हूँ नौजवान एक्टरों के साथ तो उनको बताता हूँ, ये कहानी बताता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कितना बहादुर था, बल्कि इसलिए कि अगर इमेजिन करो कि अगर मैं वापस ना गया होता तो आज क्या होता। मैंने बड़ी कोशिश की वेटर की नौकरी के लिए। खानसामा की नौकरी, खाना पकाना आता नहीं था। मैंने कहा बूट पॉलिश ही कर लूंगा भले ही कुछ भी मिले। कहीं मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मजबूर होकर मुझे वापस जाना पड़ा। अगर मैं रुक जाता, अगर मुझे वेटर की नौकरी मिल गई होती ताजमहल होटल में, तो मैं हरगिज वापस नहीं जाता। आज मैं क्या होता? शायद ताज का हेड शेफ, या अगर मेरे माँ बाप मुझे ना ढूंढ पाते और मैं पड़ा ही रहता मदनपुरा में, तो आज मैं क्या होता? मैं शायद सड़क के कोने पर अफीम बेच रहा होता।
या शायद मर गया होता, या शायद चोर बन गया होता, या शायद मुजरिम बन गया होता, या हो सकता है किसी लखपति ने मुझे देख लिया होता और मुझे अडॉप्ट कर लिया होता, ये भी हो सकता है, या बस कंडक्टर बन गया होता। तो इस बात को कहने का मकसद ये है कि हम सब के अंदर ये सारे पोटेंशियल मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं हो सकता मेरे साथ, बिल्कुल हो सकता है। तो एज एन एक्टर आपको वो सारे पोटेंशियल पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि राजा का रोल मिले या भिखारी का रोल मिले, उस पूरे स्पेक्ट्रम को आप सच्ची तरह से निभा सकें, अपने अंदर ये पॉसिबिलिटी देखकर कि हाँ मैं ये हो सकता था, अगर मैं ये होता तो क्या होता। तो ये सबक मिला मुझे, और ये भी कि मदद करने वाले कोई नहीं आएगा सामने, 2 रोटी खिला के चले जाएंगे लोग, कुछ करना तो अपने आप करना पड़ेगा। लेकिन आप चुपचाप गए वापस? हाँ, क्या करता। दिलीप कुमार साहब की फैमिली से मेरे वालिद का कुछ कनेक्शन था। मेरे वालिद अजमेर में थे, जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दिलीप कुमार साहब की बड़ी बहन आती थी वहाँ ज़ियारत करने, एक बार हमारे घर भी ठहरी। तो अल्टीमेटली बाबा ने उनको कांटेक्ट किया और कहा कि ये 2 महीने हो गए। उनको आइडिया मतलब हुआ होगा कि आप फिल्मों में कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कोई एक मेरठ का बंदा था जिससे मैं मिला और जिसने मेरठ जाकर बताया उनको कि नहीं, हाँ वो जिंदा है, अभी वो वहीं पर है और काम वाम नहीं मिल रहा उसको कुछ। दैट्स व्हेन बाबा गॉट इन टच विद यूसुफ साहब और उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो आप मेरी किताब में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे मुझे ढूंढा। बहुत कम एक्टर होते हैं कि जो आत्मचरित्र लिखते हैं, तो आपने ये पहले से ये प्री डिसाइडेड था कि ये मुझे लिखना है या एक्सीडेंटली हुआ? एक्सीडेंटली हुआ। मैं प्राग में एक बहुत ही बोरिंग फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसमें 3 महीने लगने थे और लग गए 6 महीने, और जाड़े के दिन थे जब 10 बजे सुबह रोशनी होती है और 3 बजे दोपहर को अंधेरा हो जाता है। बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल था, बहुत सर्दी थी और बहुत पैसे कमा रहा था मैं। तो एक कंप्यूटर मैंने ख़रीद लिया और फिर किसी को भाई मुझे सिखाओ कि इसको ऑन कैसे करते हैं, और फिर उसको चलाना सीखा और फिर सोचा कि अब क्या करूं इसके साथ। तो मैंने टाइप करना शुरू किया और इस तरह ये किताब लिखी गई। 12 साल लगे क्योंकि बहुत धीरे धीरे लिखी। जब कोई बात मुझे याद आती गई उसको मैं लिखता गया, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। मुझे कभी ये ख्याल नहीं था कि ये किताब बन के छप जाएगी और लोग पढ़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ है कि जो आप लिखना चाहते थे लेकिन आपने लिखा नहीं है? ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती हैं हर एक की जिंदगी में जो आप कभी किसी को नहीं बताते। आपने आईआईटी खड़गपुर में कहा था कि अभिनेताओं की किताबें, ऑटोबायोग्राफी ज्यादातर छोटी होती है, तो ये किताब लिखते वक्त आपको कुछ तकलीफ हुई? अब मेरे झूठ पकड़े नहीं किसी ने अभी तक। नहीं, पर क्या होता है कि वक्त के साथ मेमोरीज भी कुछ ऑर्नामेंट हो जाती हैं, चाइनीज विस्पर्स की तरह। तो मुझे नहीं मालूम कि इन जो भी मैंने लिखा है उसमें से कौन सी मेमोरी वाकई हुई थी, कौन सी मैंने इन्वेंट की है, मुझे नहीं मालूम। मेरे लिए ये सब सच है। और जहां मुझे शक था मैंने अपने भाइयों के साथ चेक किया कि भाई ऐसा कुछ हुआ था क्या। ज़हीर से मैंने पूछा कि तुम्हारा पैर एक दफ़ा साइकिल की चेन में फंस गया था और तुम्हें जख्म लगा था, ये मुझे याद है जब स्कूल जा रहे थे। तो ये सर हाँ ऐसा हुआ था, मुझे भी याद है। ज़मीर से मैंने पूछा एक दफ़ा मछली खाते खाते तुम्हारे गले में कांटा फंस गया था मुझे, ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें मुझे याद रह गई हैं। और बाबा ने बहुत डांटा उसको कि मैंने कहा संभाल के खाया करो वगैरह, बेवकूफ़ एक झापड़ मारा और फिर कांटा उसके हाँ ऐसा हुआ था। आपने पहली फिल्म देखी जिसमें वो जादूगर की फिल्म थी, उसके बाद आपने चमत्कार जैसी फिल्म की। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे पर नहीं बने, पर उसके बाद एक चैनल के लिए आपने क्रिकेट की एंकरिंग के तौर पे काम किया। तो आप इस पे विश्वास रखते हैं कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहें कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में? एब्सोल्युटली 100% विश्वास रखता हूँ इस बात पे
शर्त यह है कि शिद्दत जबरदस्त होनी चाहिए और चाह सच्ची होनी चाहिए। इसीलिए देखिए ना कि इतने सारे एक्टर हैं, शायद मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ पर ये कहने लायक बात है, जो 40 साल की उम्र में आके अपने काम से बोर हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये तो हम तो वही चीज़ हर रोज़ वही चीज़ कर रहे हैं यार, क्योंकि उनकी चाह ही इतनी थी कि एक घर मिल जाए, एक गाड़ी एयर कंडीशन मिल जाए, शाम को स्कॉच पीने को मिल जाए और सिल्क की लुंगी पहन के मैं दरबार लगाऊं। इतना एम्बिशन था। वो तो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा भाई। हैं? नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में हमारे नजर के सामने एक व्यक्ति आ गया। ऐसे बहुत से लोग हैं। नहीं, मैं किसी पर्सनली किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये मैंने बहुत होते हुए देखा है अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे लोगों को होते हुए देखा है। और जाहिर है कि फिर 40 साल ये शोहरत और दौलत की तो आदत पड़ जाती है बहुत जल्दी। फिर आपको नहीं, आप शुक्र भगवान का मानना छोड़ देते हैं कि मुझे इतनी दौलत मिली। आदत पड़ जाती है आपको, फिर तो आपको अपना हक लगता है कि ये दौलत मुझे आनी चाहिए मेरे पास। और फिर आपको अपने काम से बोरियत शुरू हो जाती है, क्योंकि अपने काम में आपको कोई मकसद दिखाई नहीं दिया है पैसा कमाने के अलावा। बहुत सारे एक्टरों के साथ ये होता है और मुझे बड़ी फिक्र रहती है इस बात की, क्योंकि इतने नौजवान मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम क्या करें। और 2 शब्दों में तो नहीं कोई भी सलाह दी जा सकती। तो मैं आमतौर पे ये कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करता ही नहीं हूं, क्योंकि अगर उस नौजवान में अगर है आग लगी हुई उसके पेट में तो वो रास्ता ढूंढ लेगा। मेरी नसीहत की उसे जरूरत नहीं है। सर, आज अगर आप हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में 2 गुट होते हैं या फिर बहुत सारी पार्टियां होती हैं। आज बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में 2 विचारधारा आपस से भिड़ रही हैं या 2 गुट पड़े हुए हमें दिख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड में 2 गुट नहीं है, हजारों सैकड़ों गुट हैं। बॉलीवुड में एक पैसे चाहने वालों का गुट है और पैसे से जितनी मोहब्बत इतनी नहीं है लोगों को उसका गुट है। और दूसरा गुट जो है वो शायद स्ट्रिक्टली बॉलीवुड में शामिल होता भी नहीं है। पॉलिटिकली आप बात कर रहे हैं या बिजनेस वाइज बात कर रहे हैं या आर्ट और कॉमर्स की बात कर रहे हैं आप? विचारधाराओं के बारे में बोल रहे हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं, राइटिस्ट होते हैं, समाजवादी होते हैं। देखिए, लेफ्टिस्ट तो मनमोहन देसाई भी थे। उन्होंने भी सिकल और हैमर के साथ एक फिल्म बनाई थी। महबूब खान साहब का भी एम्बलम था सिकल एंड हैमर, तो उनको भी लेफ्टिस्ट शायद किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कहा जा सकता है। ये देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री में इतना घुसा नहीं हूं कि परसेप्टिव बात कह सकूं, लेकिन दूर से जो मैंने देखा है मुझे तो ये लगा है कि दिखावा ज़्यादा ज़रूरी होता है फिल्म इंडस्ट्री में। कोई पोज लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, पोस्चरिंग। इन लोगों के दिल में सच्चा क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनमें से किसी को भी मैं नज़दीक से जानता नहीं हूं। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि कोई भी भला काम अगर वो करते हैं तो उसका ढंढोरा पहले पीटते हैं। जैसे आपकी किताब में हमने पढ़ा कि हिंदी फिल्म के लीड एक्टर्स के तरह फाइट सीक्वेंस करना, डांस सीक्वेंस करना, ये आपको बहुत जल्दी पता चल गया कि ये आपके बस की बात नहीं। तो ये कैसे पता चला, मतलब क्या हुए थे उधर? जब वो गाने गाने पड़े मुझे। तो अरे मतलब आपने क्या तो हुआ सर, था? आपने तो अच्छा था ना, वो ओए ओए तो बढ़िया गाया था। ओए ओए बहुत ओए ओए बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोगों को सिर्फ इसलिए अच्छा लगा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, कि इतना भी मैं कर लूंगा। और दूसरे जो अब मेल अभिनेता थे वो भी बहुत अच्छे डांसर नहीं थे। मेरे ख्याल से उन दोनों के मुकाबले मैं थोड़ा अच्छा डांसर था। मगर ऐसा कुछ किस्सा है कि आपको कुछ सीक्वेंस करना पड़ा और बिल्कुल हाँ बिल्कुल करना पड़ा। सुनैना नाम की एक फिल्म थी जिसमें 2 गाने थे, जिसमें से एक गाना अभी भी कहीं कहीं सुनने को आता है
और एक और फिल्म थी ख्वाब, जिसमें मुझे मिठुन चक्रवर्ती के साथ डांस करना पड़ा। दिलीप कुमार के साथ एक्टिंग करते हुए मैं इतना नहीं घबराया जितना मिठुन के साथ डांस करते हुए। वो मेरे बस का था ही नहीं। और दूसरी बात ये कि इन फिल्मों में अच्छा काम करने के लिए उन फिल्मों में विश्वास होना जरूरी है। वो जो दुनिया वो क्रिएट करते हैं उससे आपको सच्चा मानना ही पड़ेगा। जिस तरह से बच्चन साहब करते हैं, जिस तरह से और कई अदाकार हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन बहुत बुरी फिल्मों में भी, मुझसे नहीं हो पाया। क्योंकि एक तो उन फिल्मों की तरफ मुझे कभी भी कोई स्नेह था नहीं, वो फिल्में मुझे कभी अच्छी नहीं लगी ना। मेरा बहुत ही शदीद सपना था उन फिल्मों में काम करना। मुझे लगा कि ओल्ड मैन इन द सी, बैड डे एट ब्लैक रॉक, आई अक्यूज, ऐसी फिल्मों में ही मुझे काम मिलेगा। शायद ऐसी फिल्में कभी हिंदुस्तान में बनने लगे। लेकिन आप बम्बई से वापस चले गए, फिर ये NSD, अलकाजी, दुबे जी, ओमपुरी, अमरीश पुरी, बेनेगल, कर्नाट, ये सब कैसे चला हो? ये तो पूरा इतिहास बन चुका इस बीच वाले दौर में। मैं वापस गया तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, मैंने ग्रेजुएशन किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दौरान मुझे 2 अध्यापक मिले जिन्होंने मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की। एक लेडी प्रोफेसर थी जाहिदा जैदी, और दूसरे थे प्रोफेसर मुनीबुर रहमान जो इस्लामिक स्टडीज़ के हेड थे। दोनों को थिएटर का बहुत शौक था। उन दोनों ने मुझे किताबें पढ़ने को दी। उन दोनों ने मुझे इनकरेज किया कि तुम जो तुम सोच रहे हो सही है। साथ साथ पढ़ने की भी हिदायत करते रहे वो दोनों। अब्सर्ड ड्रामा से मेरा तारुफ करवाया, एंशिएंट ग्रीक नाटकों से मेरा तारुफ करवाया इन दोनों ने। और कई नाटक उन्होंने किए अलीगढ़ में जिनमें मैंने काम किया। आयोनेस्को का नाटक द चेज, चेकॉव से मेरा तारुफ हुआ, बेकेट से मेरा तारुफ हुआ, एडवर्ड ऑल्बी से मेरा तारुफ हुआ, यूरिपिडीज, ऐसे लोगों से, इडिपस से मेरा पहली दफ़ा उन्होंने मुझे पढ़ने को दिया। तो उन दोनों का एहसान बहुत बड़ा है मुझ पर। एक तो सेंट एंसल्म्स अजमेर में एक पादरी साहब थे, सेड्रिक फर्नांडिस, जो मेरे पहले रहनुमा थे, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और जिनके साथ मैंने कई नाटक किए स्कूल में मर्चेंट ऑफ वेनिस के बाद। फिर मैं दिल्ली गया जाहिदा जैदी के कहने पर। मुझे मालूम भी नहीं था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की कोई जगह है हिंदुस्तान में या दुनिया में। भाई यूनिवर्सिटी तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज ही होती थी ना। उन दिनों में कोई नौजवान अपना फ्यूचर सिर्फ या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फौज में जाना है, और चौथा कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव वगैरह, जर्नलिज्म, देयर वर नो सच ऑल्टरनेटिव्स। बहुत आप अगर एडवेंचरस हो तो आप टी गार्डन्स में नौकरी कर लेते थे, वरना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगर आप बहुत ब्रेनी होते तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दीज वर द ओनली ऑप्शंस। आई डिडंट इवन नो कि ड्रामा स्कूल नाम की कोई जगह है। इन्होंने मुझे बताया, जाहिदा आपा ने मुझे ले गई दिल्ली ड्रामा स्कूल। मैंने देखा, वहाँ के नाटक उन्होंने मुझे दिखाए और मैं बिल्कुल दंग रह गया उन नाटकों को देख के, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही एमेच्योर किस्म के लेवल पे नाटक किया करते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी। नसीर साहब, आपने फिल्में बहुत सारी की हैं, लेकिन फिल्में करने से पहले आपने टीवी एक बीच में टीवी किया, मिर्ज़ा गालिब सीरियल गुलजार जी के साथ। तो मिर्ज़ा गालिब करने के लिए आपने क्या कैसे ये आपने आह्वान उसका ये किया? सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत सारी फिल्में कर चुका था, उसके बाद मैंने मिर्ज़ा गालिब किया। तकरीबन 100 फिल्में कर चुका नहीं था। हाँ, मिर्ज़ा गालिब काफ़ी बाद में बना है मेरा। उसको हालांकि हो गए हैं 26-27 साल, लेकिन बहुत दिन हो गए उसको बने हुए। और वैसे आपकी बात सही है कि फिल्में करने से पहले मैंने टीवी किया था। मैंने हिंदुस्तान का जो सबसे पहला टीवी सीरियल बना है, जिसके बारे में आप में से किसी को मालूम नहीं होगा, उसका नाम था जौहर के गौहर। IS जौहर साहब का बनाया हुआ था। द फर्स्ट टेलीविजन सीरीज मेड इन इंडिया
लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन। टेलीकास्ट हुई? जी हाँ, आयस जौहर खुद उसमें एक्टिंग करते थे। उसके मेरे ख्याल से 6 या 7 एपिसोड्स बने, उनमें से एक में मैंने एक्टिंग की है। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो जौहर साहब आए थे एक्टर ढूंढने, उनको मुफ्त में एक्टर चाहिए थे शायद। तो मैं और सीन ये था कि वो मर चुके हैं और वो उनका एक पंडित, एक मौलाना और एक पादरी उनके ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं और मैं पंडित बना था। और आयस जौहर साहब मुझे बहुत पसंद थे, उनकी फिल्में बड़ी मज़ेदार मुझे लगती थी और वो बहुत ही ब्रेनी किस्म के इंसान थे। फिल्में बहुत बुरी बनाते थे, बट ही वॉज क्वाइट अ जीनियस इन मेनी वेज। मिर्जा गालिब देखिए, मैंने गालिब साहब की थोड़ी बहुत शायरी पढ़ी थी उससे पहले, उनके ख़त बिल्कुल नहीं पढ़े थे, उनके बारे में कुछ नहीं मालूम था मुझे, अलावा इसके कि वो दिल्ली में गली कासिम जान में रहते थे, क्योंकि मेरे एक चचा थे वो भी वहाँ रहते थे और मैं अक्सर वहाँ से गुजरता था। और उनका घर जो था कोयले की टाल थी और हमें हमेशा बताया जाता था कि ये मिर्ज़ा गालिब का घर है। फिर जब ये सीरियल बनने लगा, गुलजार भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम गालिब का रोल करोगे। तो मैंने कहा आपको तो मुझे गालिब के बारे में एजुकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो स्क्रिप्ट में होगा, थोड़ी सी पोइट्री उनकी पढ़ लो, थोड़े से खतूत पढ़ लो, बट बाकी कुछ तुम्हें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो बात बिल्कुल सच निकली। तो मैंने उसके बाद मैंने गालिब साहब की शायरी पढ़नी शुरू की। इनफैक्ट उस वक्त नहीं, उस वक्त मैंने सिर्फ वही शायरी पढ़ी जिसको मैं रिसाइट कर रहा था, या जिसका ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट कोई था, और उनकी ज़िंदगी के बारे में तो उसी से ही मुझे पता चला। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो रोल मुझे मिला, क्योंकि मेरी अपनी ज़बान उर्दू से उसकी वजह से मेरा रिश्ता शुरू हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। एक छोटा सा ब्रेक घेऊयात आपण माझा कट्ट्यावरती बघत रहा ABP माझा। ब्रेकनंतर माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। नसीरुद्दीन शाह आज आपल्या कट्ट्यावर आहेत, आपण त्यांच्याशी गप्पा मारतोय। नसीर जी, आपने NSD करने के बाद आप फिर FTI आ गए, क्यों लगा आपको कि मतलब जो नाटक का ट्रेनिंग था वो काफ़ी नहीं था फिल्मों में आने के लिए? बिल्कुल भी नहीं था। फिल्मों में तो उस ज़माने में फिल्म इंस्टीट्यूट के तकरीबन हर एक्टिंग स्टूडेंट को काम मिल रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आप याद करें, वो एक ज़माना था जो शुरू हुआ जया भादुरी से शायद, या शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के एक्टर्स थे जिनको स्टारडम मिला। मेरे ख्याल से जया जी पहली थी, उसके बाद कुछ और भी लोग थे। नवीन निश्चल, जो मैं कॉलेज में था कि नवीन निश्चल की पहली फिल्म आई थी सावन भादों। नहीं, लेकिन डायरेक्टली NSD से अगर आप आते तो यहाँ होता नहीं, मुंबई में बॉलीवुड कोई मुझे ऑफिस में भी नहीं घुसने देता। अब्बास साहब ने मुझे ये बात बताई, क्योंकि मैं NSD के बाद आया बम्बई उनसे मिलने, और मैं सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास के पास गया कि मुझे लगा कि उनकी जिस तरह की फिल्में होती थी, अगर आप में से किसी को मालूम हो, उनमें मुझे काम मिल सकता है। अब्बास साहब पहले थे जिन्होंने सॉन्गलेस फिल्में बनानी शुरू की थी और ब्लैक एंड वाइट की बहुत ही एक्सपेरिमेंटल किस्म की फिल्में इन द 60s। तो अब्बास साहब ने मुझे बताया कि बेटे तुम फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ, वो तो सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें, एंड दैट वाज अ फैक्ट। उस ज़माने में इतनी लंबी फहरिस्त है एक्टरों की जो स्टार बन गए थे, कुछ तो एक आध महीने के लिए ही सही, लेकिन बन गए थे स्टार्स, बहुत सारे थे। ये किस्सा शुरू हुआ था तब। तो NSD के बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगा, थिएटर से तो रोज़ी रोटी कमाई नहीं जा सकती, फिल्म इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। तो मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। और मुझे सच में ये लग रहा था कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में क्या सीखूंगा। मैंने तो जो सीखना था सीख लिया NSD में, बट आई वॉज इन फॉर अ बिग सरप्राइज, क्योंकि इंस्टीट्यूट में एक्चुअली मेरी लर्निंग शुरू हुई धनेजा साहब की वजह से, और जो फिल्में हम लोग वहाँ देख रहे थे उनकी वजह से। इंस्टीट्यूट में आने से पहले सिर्फ हॉलीवुड और
हिंदी ही फिल्में देखी होती हैं हर एक ने, वहाँ आके सडनली आपका परिचय होता है फेलिनी से और गोदार्ड से और आंद्रे वाजदा से और बर्गमन से और कुरोसावा से, और आपका दिमाग हिल जाता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की फिल्में होती हैं दुनिया में, या इस तरह का अभिनय होता है दुनिया में। तो मेरे लिए वो एजुकेशन असली था। लेकिन अगर आप उन फिल्मों के बारे में। एनएसडी ना जाते हुए डायरेक्टली आ जाते तो क्या आप अलग टाइप तो के शायद मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में ना लिया जाता क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट में भी वो एक स्टार बनाने की फैक्ट्री बन गई थी फिल्म इंस्टीट्यूट। वहां भी एक्टरों को इस नजर से भांपा जाता था कि ये हीरो बन सकता है या विलन बन सकता है या कॉमेडियन बन सकता है, क्योंकि 3 ही तरह के तो एक्टर होते हैं दुनिया में। हाँ, एटलीस्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक्टरों को मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, इसी बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता था। आपको क्या तो मैं तो सोच के- किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता था। इत्तेफाक की बात ये कि तनेजा साहब जो प्रोफेसर थे वो मेरा एक नाटक देख चुके थे, पूना में हुआ था 1970 में बाल गंधर्व थिएटर में, कॉकेजियन चौक सर्कल, और उन्हें बड़ा पसंद आया था उस वक्त भी, तो उन्हें वो याद था और इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। वरना ना होता, क्योंकि मैं ना हीरो लगता था, ना विलन लगता था, ना कॉमेडियन लगता था। और ये कैटेगरीज तो फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। फिल्म इंडस्ट्री मर रही है हर एक्टर को स्लॉट करने की, इमीडिएटली स्लॉट करा, इसको ये इसमें डाल दो, इसको इस थैले में डाल दो। मेरे बारे में उनको आज तक समझ में नहीं आया कि किस थैले में डाला जाए तो सारे थैलों से मैं इधर उधर से उछल के जा चुका हूँ। सर, आपने विजया मेहता और सई परांजपे जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? खास करके हम उनकी तरफ देखते हैं तो शायद फिल्म इंडस्ट्री की विमेन पावर की और से, मतलब उस नज़रिए से उनकी तरफ देखते उनको एज वुमेन आप क्यों देखते हैं? एज फिल्म मेकर्स देखिए ना। ये तो निकल गई बात अब कि वुमेन पावर है। कोई जो आदमी इससे मुनकिर है वो बेवकूफ़ है। इट इज़ देयर। आई थिंक टाइम इज पास कि हमें रिफर करना चाहिए कि हाँ ये एक फीमेल फिल्म मेकर। नहीं, क्यों? शी इज अ फिल्म मेकर। और मैंने और कई फीमेल्स के साथ काम किया है, अरुणा के साथ भी मैंने काम किया है, अनुषा रिजवी के साथ भी मैंने काम किया है, अपर्णा सेन के साथ। सो आई डिडंट फील एनी डिफरेंस। जहाँ तक कॉम्पिटेंस का सवाल है और जहाँ तक डिलीवरिंग द गुड्स का सवाल है, एक एडिड क्वालिटी ज़रूर आती है कंपैशन की, जहाँ एक औरत हैंडल कर रही है स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को। सो दैट इज देयर। वरना मुझे उतना ही स्टिम्युलेटिंग लगा विजया बाई के साथ काम करना या सई के साथ काम करना जितना गुलजार भाई के साथ या शेखर कपूर के साथ। मैं कोई फर्क नहीं मानता है। नसीर जी, आपकी फिल्म पहले आई 75 में, आक्रोश, और फिर स्पर्श से मतलब आप एकदम उसको नेशनल अवार्ड मिला और जो बाकी इसके बाद इतिहास हुआ। लेकिन उतने पैसे मिलते थे उस वक्त कुछ नहीं मिलता था। स्पर्श के लिए, आक्रोश के लिए 1 पैसा नहीं मिला मुझे। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं मिले? एक धेला नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी फिल्में की, लेकिन लगता था कि सभी को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन गुजारा कैसे होता था फिर? बड़ी मुश्किल से, और इसीलिए कुछ एड फिल्में करते रहते थे। कभी युववाणी दूरदर्शन पे भी नाटक किए हैं, पता नहीं वो आर्काइव्स में हैं कि नहीं। एड फिल्म्स, कॉरपोरेट फिल्मों में एक्टिंग की है, और कई दिन भूखे भी रहे हैं। शूटिंग में कम से कम खाना तो मिल जाता था। जाने भी दो यारो जैसी फिल्म में, मतलब तब तक मेरा माली हाल थोड़ा ठीक था। एक मैं था और एक सतीश शाह था जिसके पास घर था उन दिनों। हम लोग अपने घर से खाना लाते थे। वरना इन सब फिल्मों में तो मतलब फिल्म ही मुश्किल से बन पाती थी। और मुझे ये ख्याल आता था कि ये जो डायरेक्टर जो है ये तो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसको भी कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं किस हक से पैसे मांगूं। बहुत सारे नौजवान एक्टर मुझे गालियां भी देते थे कि भाई तुम पैसे नहीं मांगते तो हमें क्यों पैसे मिलेंगे। लेकिन दिस वॉज द प्राइस वी हैड टू पे। हमारा बिलीफ था कि ये फिल्में बननी ज़रूरी हैं। एक गलत फहमी भी थी कि हम फिल्मी दुनिया को बदल के रख डालेंगे, नहीं कर पाए। वो हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने ऐसा सोचा। लेकिन हमारा बिलीफ था इन फिल्मों में। कभी कभी सोचता हूं तो शायद उन फिल्म बनाने वालों से ज़्यादा मेरा बिलीफ था उन फिल्मों में। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपने नहीं बदला? कि आपने ऐसा क्यों मानते हैं कि कुछ बदल नहीं पाए? जो बिलीफ था आपका कि हम आपने फिल्म तो को बहुत कुछ बदल आपने दिया। कुछ बदल डाला।
देखिए, कुछ लोगों पर ही असर पड़ गया हो उतना बहुत होता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो हम चाह रहे थे पासा पलट देना वगैरह, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें थीं और बेवकूफ़ी की बातें थीं, क्योंकि इतने बड़े दैत्य से आप नहीं लड़ सकते जैसे कमर्शियल इंडस्ट्री है। हम जंग करने चले थे उससे, जो हमारी बेवकूफ़ी थी। हमें उनको इग्नोर करके अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए था। हुआ ये कि जो लोग छोटे स्तर पे शुरू हुए थे उनको धीरे धीरे लालच आने लगी कि हम भी ऐसी, हमें भी बड़ी ऑडियंस क्यों नहीं मिलती। अरे भाई, क्यों, आपको चाहिए कब थी बड़ी ऑडियंस? आपने शुरू क्यों किया मिल मजदूरों के बारे में फिल्म बनाने से, अगर आपको बड़ी ऑडियंस चाहिए थी? अगर बड़ी ऑडियंस चाहिए थी तो आप नाच गाने की फिल्म से शुरू करते ना। एक बार अपने क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर लेने के बाद कि मैं एक सीरियस फिल्म मेकर हूं, फिर आप नाच गाने की फिल्में बनाने लगे और जस्टिफाई भी करने लगे। इस बात से मुझे क्रोध आया और इस बात से मैंने आलोचना की इन फिल्म मेकर्स की। अच्छी फिल्मों की आलोचना मैंने कभी नहीं की, हालांकि इंटरप्रेट ये इस तरह किया गया था कि नसीरुद्दीन शाह अच्छी फिल्मों को बुरा कह रहा है। मैं उन फिल्म मेकर्स को बुरा कह रहा था जो अपनी हिपोक्रेसी दिखा रहे थे और जो क्राफ्ट वाइज प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। उसी तरह की फिल्में बार बार बनाए जा रहे थे और वो झूठी लगने लगी आफ्टर अ पॉइंट। लेकिन आपने जहाँ से शुरू किया, मतलब ये पैरेलल सिनेमा अपने यहाँ जो शुरू हुआ, उसके नतीजे जो है वो आज तो दिखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हम लोग ना होते, अगर हमसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास का एग्जाम्पल ना होता तो शायद श्याम बेनेगल ना होते, शायद बासु चैटर्जी ना होते। भाई, पास्ट पर ही तो हम लोग बिल्ड करते हैं। अगर दिलीप कुमार ना होते तो अमिताभ बच्चन ना होते, राइट? क्योंकि उसी एक्टिंग स्टाइल को बच्चन साहब ने एक्सटेंड किया है एंड ही इज टेकन इट फर्दर। वो सीरियस फिल्म मेकर्स का एग्जाम्पल ना होता, अगर शांताराम बापू ने अगर ना बनाई होती इन द 40s एक्सपेरिमेंटल फिल्में विडो रीमैरिज के बारे में और चाइल्ड मैरिज के बारे में, तो किसकी हिम्मत होती 60s 70s में भुवन शोम और सारा आकाश और अंकुर बनाने की? तो ये तो है। और ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं उसका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना महान काम हमने किया। हमें जो करना चाहिए था वो हमने अपना रोल पूरा किया है। उससे अगर एक भी इंसान के ऊपर असर पड़ा है तो मेरे लिए बहुत है। जिस तरह से जब मैं एक्टिंग की क्लासेस लेता हूं तो मेरे स्कूल में एक मैं ही हूं जो एक्टर बना है और जो थिएटर कर रहा है। हजारों स्टूडेंट निकल के गए हैं और कैंडल साहब ने मुझी पर असर छोड़ा। वैसे कितने हैं? आज जमाना ऐसा है कि लोग कहते हैं कि अगर नासिरुद्दीन शाह नहीं होते तो शायद आज भी हम पैरेलल और कमर्शियल ऐसा डिफरेंस करते थे। यू आर द ब्रिज। आज भी आप कितने यंग एक्टर से पूछो कि अमिताभ बच्चन और नासिरुद्दीन शाह, आई थिंक ज्यादा बोल अमिताभ बच्चन नहीं बोलेंगे। नहीं नासिर रहेंगे, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और इसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात नहीं। शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया जो आप कह रहे हैं, और मैं एहसान मानता हूं इस बात का कि दर्शकों से मुझे इतना प्यार मिला है, दुआएं मिली हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ खास किया है। और भैया, आपने एफटीआई की बात की तो मैंने एफटीआई के बारे में जब देखा तो अब तो उनके टॉप एलुमनीज जो उन्होंने दिए हैं उसमें सबसे पहला नाम तो आप ही का है। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एफटीआई ने इतने बड़े लोग दिए हैं, लेकिन जब गजेंद्र चौहान जैसे लोग वहां पे आते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं शुक्र मनाता हूं कि मैं वहां पढ़ा नहीं रहा हूं और ना मैं पढ़ रहा हूं। भाई, गजेंद्र चौहान ने 600 सीरियल्स में काम किया है। मेरे ख्याल से 600 सीरियल बने नहीं होंगे हिंदुस्तान में आज तक, पर उन्होंने 600 सीरियल्स में काम किया है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, इट्स इन प्रिंट। लाइव टेलीविजन पे उन्होंने कहा 600 सीरियल्स में मैंने काम किया है, ये उनके शब्द हैं। और बहुत अच्छी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे सूटेबल हैं। नासिर सर, जब हम लोग फिल्म और स्टेज के बारे में जब कंपेयर करते हैं जी, तो स्टेज की किधर तो भी एक कुछ हद तक पीछे रह रहा है ऐसा लग रहा है एज कम्पेयर टू फिल्म। तो उसकी वजह क्या है? उसको हम लोग कैसे? थिएटर पिछले 100 साल से मर रहा है, अभी तक नहीं मरा। ये बातें मैं जब से सुनता आ रहा हूं, जब से मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, कि थिएटर इज डाइंग। लेकिन जितने एक्सपेरिमेंट फिल्म में होते हैं उतने स्टेज और नहीं होते, मतलब जितने ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे।
ऑडियंस जितने होते थे उतने ही हो रहे हैं, रेशियो वाइज उतने ही हो रहे हैं। पॉपुलर किस्म की चीजें करने वालों की भी तादाद बढ़ गई है, तो रेशियो वाइज उतना ही रहा। ये जरूर है कि एक नाटक लिखने का जो मूवमेंट चला था 70s में, वो खत्म हो गया, जिसका बेहद अफसोस है मुझे। और क्योंकि बहुत ही एक फर्टाइल जमाना था वो, जब विजय तेंदुलकर साहब थे, बादल सरकार थे, गिरीश कर्नाड थे, मोहन राकेश थे, आदि रंगाचार्य थे, इतने सारे हिंदी में भी कई नाटक थे, बलराज पंडित, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती जी वगैरह। अब कौन है? तेंदुलकर साहब जब से गुजरे हैं, एक महेश एलकुंचवार शायद रह गए हैं मराठी में, दूसरे नाटककार का नाम नहीं सूझता। गुजराती और हिंदी की तो बात छोड़िए, कन्नड़ा में गिरीश दोबारा लिखने उन्होंने शुरू किया, लेकिन अब नाटक लिखे ही नहीं जाएंगे तो नाटक वाले करेंगे क्या? और ये बात तो अभी तक है, क्योंकि उस जमाने में भी नाटककार कहते थे कि हम लिखें किसके लिए, कोई करता ही नहीं है थिएटर, और थिएटर वाले कहते थे कोई नाटक ही नहीं है तो हम करें क्या? तो ये एक कैश 22 वाला सिचुएशन है। तो ये हालात बदलने के लिए क्या करना चाहिए? करना चाहिए जो आजकल हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें, आजकल बंबई शहर में पर्टिकुलरली नौजवान पीढ़ी बहुत इन्वॉल्व है थिएटर में। कॉलेज के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं थिएटर में, बहुत सारे नौजवान नाटक लिख रहे हैं और नाटक कर रहे हैं, भले ही जैसे भी क्वालिटी के कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। ये मुझे दिलासा देती है ये बात कि और एक ऐसी भाषा में वो नाटक लिख रहे हैं जो कि एक लिविंग भाषा है किसी भी शहर की, जिसमें कोई भी भाषा शुद्ध नहीं रहती। बंबई में भी मराठी शुद्ध नहीं बोली जाती, वो बंबईया ही बोली जाती है। तो कहीं भी किसी शहर में जो लिविंग जबान है उसमें लिखना जरूरी है, भले ही वो हमें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन द फैक्ट इज इट्स अ लिविंग लैंग्वेज। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि आपको बहुत सारे किरदार निभाने थे, अभी आपको एक परिपूर्ण अभिनेता की तरफ से देखा जाता है, ऐसा कोई सा किरदार है जो अब तक निभाना था लेकिन आपको निभाने का मौका नहीं मिला और अभी तक इट इज इनकम्प्लीट? अगले वाला। नासिर सर, आपके लाइफ के ऐसे बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज है जिसका जिक्र आपने ऑटोबायोग्राफी में नहीं किया, और आपने एक बार कहा था कि उसका फिक्शन फिल्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा कोई प्लान है? और फिक्शन ही क्यों, नॉन फिक्शन क्यों नहीं? फिल्म्स में नहीं, शायद किताब के ही जरिए। फिल्म तो मैंने एक बनाई थी और मैंने अपने कान पकड़ लिए, दोबारा नहीं बनाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है फिल्म बनाना। किताब शायद मैं दोबारा लिखूं, इनफैक्ट मैंने लिखनी शुरू की भी है, लेकिन वो उसको मैं फिक्शनलाइज करूंगा, क्योंकि जो बातें उसमें मैं कहने वाला हूं वो बहुत सारे लोगों को खुश नहीं करेंगी वो बातें। अपनी ज़िंदगी के बारे में नेसेसरीली नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा था उसके बारे में तो मैंने लिख दिया। आगे उसके कि मुझे ये कामयाबी मिली और फिर मुझे पद्मश्री मिला और फिर ये मिला और वो मिला, उसके बारे में लिखना निरा बोरियत है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को मैंने जिस तरह से देखा है 40 सालों से, वो बड़ी दिलचस्प कहानी बन सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, उसको पढ़ के लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो एक फ्रेटर्निटी है ना, सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को जो भी बुरा कहे वो तो विलन बन जाए। मैं तो बहुत पहले बन चुका हूं, तो मुझे फिक्र नहीं है। आजकल सेंसॉरशिप का जो इशू है वो काफी सेंसिटिव है, तो आज की सेंसॉर बोर्ड की सेंसॉरशिप को आप मानते हैं? कुछ मजाक सी बन के रह गई है, पर ये कोई नई बात नहीं है। सेंसरशिप के मजाक मैं पहले भी देख चुका हूं, सिर्फ इस सेंसर बोर्ड के जरिए नहीं, पुराने सेंसर बोर्ड से ही। मतलब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। एक फिल्म थी जिसमें एक फिल्म था झुग्गी में, फिल्म दिखाई जा रही है। तो झुग्गियों में जिस तरह से होता है कि स्क्रीन के दोनों तरफ लोग बैठते हैं और देखते हैं, तो उस तरह का सीन था। और जो दिखाया जा रहा था उस पर वो एक ऐसा गाना था जो दूरदर्शन पे हजारों दफा दिखाया जा चुका था। सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये काटना पड़ेगा। तो हमने कहा ये गाना तो सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, ये फिल्म में भी है और ये हर छाया गीत पे हर दफा हर रोज आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये काटना पड़ेगा, क्योंकि
ये हिंदी फिल्मों को शोज हिंदी फिल्म्स इन ए बैड लाइट, और वो इतना अश्लील किस्म का गाना है कि मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों से। सिर्फ उसके शब्द ही नहीं, जो हरकतें हैं एक्टरों की उसमें, वो तो पास कर दिया सेंसर ने, लेकिन हम उसको बतौर एक फिल्म दिखा रहे हैं वो नहीं आप कर सकते। तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हमेशा से थे सेंसर बोर्ड के, कोई नई बात तो है नहीं। सेंसर बोर्ड के साथ वी हैव टू लिव अनफॉर्चुनेटली। नसीर साहब, आपने जब फिल्मों में काम और उसका सही नाम सेंसर बोर्ड नहीं है बाय द वे, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। नसीर साहब, आपने फिल्मों में काम करना जब शुरू किया तो स्टेज पर का कुछ किस्सा होगा जो आपने एक हाथ डायलॉग है जो वन टेक में कर दिया या बार बार रीटेक लेना पड़ा? हाँ, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हुआ ना कई दफा। कभी वन टेक में हो जाता है, कभी बार बार टेक लेना पड़ता है। अब क्या करें, इंसान ही तो हूँ, गलती हो जाती है। मंथन का एक सीन था जो मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें मैं बिल्कुल अटक गया। उसके कुछ 18 या 20 रीटेक हुए और वो बहुत चिल्लाने वाला सीन था जो बिल्कुल फिल्म के आखिर में है, और मेरी आवाज़ बैठ गई थी और मैं फिर भी वो ठीक से नहीं कर पाया। मैं उस वक्त बहुत ही एंथुजियास्टिक था, हर एक रिहर्सल में, हर एक केक में उतना ही जोश डालना चाहता था। और श्याम बाबू कहते रहते थे मुझसे कि जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, पर वो होता नहीं था मुझसे। और वो काफ़ी क्रिटिकल सीन था जो अमरीश पुरी के डेयरी में मैं आके चिल्लाता हूँ विलेजर्स पर जेल से छूटने के बाद, और वो मैंने काफ़ी बुरा किया, लेकिन एनर्जी बहुत थी उसमें। अक्सर क्या होता है ना, ऑडियंस को वो ऊर्जा जो है ट्रांसमिट करना ही अच्छा लगता है, वो उसको अच्छी एक्टिंग मान बैठते हैं। नासिर साहब, मंथन से याद आया, देश में पिछले कुछ दिनों से देश में एक मंथन चल रहा है कि कोई कहता है टॉलरेंस बढ़ रहा है, कोई कहता है इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। और बॉलीवुड में तो दो गुट बन गए, जैसे आमिर साहब, शाहरुख खान एक जगह हो गए और दूसरी जगह अनुपम खेर और ऋषि कपूर। ऐसे दो लोगों में बीच पिछले कुछ दिनों से बहुत सारा झगड़ा चल रहा है। आपको क्या लगता है, सच्ची में देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? ये दोनों शब्द जो हैं, इनको इस्तेमाल करना बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे इतना लगता है कि ये अगेन दिस इज ऑल पॉस्चरिंग। बॉलीवुड में एक ही खुदा है और वो है पैसा। तो टॉलरेंस, इंटॉलरेंस वगैरह ये कोई मानी नहीं है इन बातों का। जो बिलीफ कन्वीनियंट हो उसे सामने लाया जाता है। नसीरजी, मासूम पिक्चरमध्ये तुम्ही जो बाप रंगवलात, जो पुरुष रंगवलात, त्याचे इतके शेड्स आहेत, त्याच्यातली आगतिकता आहे, त्याच्यामध्ये डेस्पिरेशन आहे, त्याच्यामधलं त्या आपण आपल्या पत्नीशी ती गिल्ट पण आहे, असे वेगवेगळे शेड्स आहेत त्या पिक्चरमध्ये। तर आणि त्याच्यानंतर कर्मा असेल, कर्मा है या फिर वेंसडे है, ऐसे बहुत सारे। कर्मा और मासूम को एक साथ मत जोड़िए प्लीज। ये सिर्फ डेस्परेशन के लिए ही मैं ये दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। नहीं, वो अलग किस्म का डेस्परेशन था। कर्मा में मेरा डेस्परेशन था कि मैं जितना जोर से चिल्ला सकता हूँ उतना चिल्ला लूँ, और डायरेक्टर ने भी मुझसे सिर्फ वही करवाया। मुझे वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। अफसोस, दिलीप साहब के साथ काम करने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया और मिली कर्मा। क्या कर सकते हैं। मासूम में जो उस कैरेक्टर का जो डिलेमा है वो मेरी अपनी जिंदगी से मिलता जुलता सा था। मेरी एक बेटी हो चुकी थी जब मैं बहुत नौजवान था, 21 साल की उम्र में। 2 साल की उम्र में वो विदेश चली गई थी। 12 साल तक मैं उससे मिला नहीं। जब वो 14 साल की थी तब मेरी उससे मुलाकात हुई। मासूम जब बन रही थी तब भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। तो जो एक तड़प होती है अपने बच्चे से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाती, वो तो नेचुरली थी ही उसमें और मेरे परफॉर्मेंस में भी आ गई। साथ में ये भी खौफ कि जब मुलाकात होगी उस बच्ची से तब क्या होगा। ये रंग मैं शायद जो सच्चे थे मैं डाल सका उस परफॉर्मेंस में। हालांकि वो कोई बहुत ही स्ट्राइकिंग कैरेक्टर नहीं है जैसे कि मिर्च मसाला का या भवनी भवाई का या स्पर्श का कैरेक्टर। वो एक आम इंसान है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आज भी लोगों को याद रहती है क्योंकि, और मुझे बहुत बहुत नाज है उस परफॉर्मेंस पर। मुझे लगता है इट्स अमंग माई लाइफ्स बेस्ट परफॉर्मेंसेस, क्योंकि एक सादगी के साथ इतना ड्रामेटिक इम्पैक्ट करना, और इसका सेहरा
डायरेक्टर के सर है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, जब भी मेरा परफॉर्मेंस सराहनीय रहा है उसका 50% से ज़्यादा क्रेडिट राइटर और डायरेक्टर को जाता है। जब भी ऐसे डेस्परेशन या आम आदमी का जो गुस्सा है अंदर का एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ का, वो जिस ढंग से आप बहुत सारी फिल्मों में आपने दिखाया है, लेकिन इस दौरान आप ये भूल गए क्या कि एक बहुत बढ़िया अच्छी कॉमेडी फिल्म है या सार्केस्टिक जिसको कहा जा सकता है, जाने भी दो यारो, वो भी आपने की है। वो जाने भी दो यारों से ज्यादा एंग्री फिल्म आज तक बनी नहीं है सर। जाने भी दो यारो इज द एंग्रीएस्ट फिल्म आई हैव एवर डन। इसीलिए वो इतनी भाती है लोगों को कि इट गिव्स वॉइस टू व्हाट एवरीबॉडी फील्स इनसाइड एंड इन अ कॉमिक वे, इन अ लाइट हार्टेड वे। बहुत गुस्सा भरा था। कुंदन से आप अगर मिलें तो वो आपको इंश्योरेंस सेल्समैन लगेगा, बट ही वॉज अ वेरी एंग्री पर्सन इनसाइड, और इसीलिए वो इतनी सच्ची फिल्म बनी। अगर आप टेक्निकली एनालाइज करें तो काफी अनटाइडली बनी हुई है, टेक्निकली ब्रिलियंट बिल्कुल नहीं है वो, काफी अनटाइडी फिल्म है, लेकिन उसका जो कंटेंट है दैट स्टिल होल्ड्स। और पार्ट 2 उसका इसीलिए नहीं बन सका कि जो मसले थे उस वक्त हमारे सबके लिए कि एक पुलिस वाला आपसे अठन्नी छीन ले तो बहुत मानी रखती थी ये बात हर एक के लिए, हम में से। अब तो पुलिस वाले को हम 50 रुपए अपनी मर्जी से दे देंगे, यू नो। अब जो करप्शन है उसका तो स्तर ही कुछ और है। जाने भी दो यारों पार्ट 2 बनाने के लिए तो फिर बहुत बड़ी फिल्म बन जाएगी, और शायद वो करप्शन अब कुंदन को इतना ट्रबल करता नहीं जितना कि वो पहले करता था। लेकिन जब बन रही थी फिल्म, मतलब ऐसे भी होंगे ना किससे कि एक आध फिल्म आप बना रहे हैं और लग रहा है कि मतलब बहुत बढ़िया बन रही है, बन गई, लेकिन उसको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया, या अब जाने भी दो यार जब आप बना रहे थे तो क्या आपको मालूम था कि ये इतनी मतलब हिट भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो लग रहा था कि इससे बुरी फिल्म आज तक बनी नहीं है। मुझे कुछ भी उसमें फनी नहीं लगा, और मैंने लगा जो बामानी बातें कही जा रही हैं वो इतनी बेवकूफ़ी से कही जा रही हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, ये फिल्म कोई नहीं देखेगा। पहली बात तो ये फिल्म बनने वाली ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा। इट वॉज अ टॉर्चर मेकिंग दैट फिल्म। बिल्कुल मज़ा नहीं था उसमें। सब लोग समझते हैं कि बड़ा मज़ा आया होगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। शायद इसीलिए वो इतनी फ़नी है कि हमें खुद वो इतनी फ़नी नहीं लगी। इससे ज़्यादा ऑफेंसिव बात कोई नहीं होती कि कोई एक्टर को अपने आप फनी लगे और वो अपनी ही बातों पे है करता है। सर 2014 में आपने पुणे में दाभोलकर जी की जो हत्या हुई थी उसके ऊपर जो मार्च निकाला था लोगों ने, उसमें आप भी थे, शामिल थे। आज भी उनके जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन ये सब जो सोशल इश्यूज है जिनसे मतलब आम आदमी को गुस्सा आता है, एक्टर्स को या स्टार्स को गुस्सा क्यों नहीं आता हो? क्योंकि एक्टर्स सच्चाई से रिमूव्ड होते हैं। उनका स्टार्स एक्चुअली सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं होता ना, और यही चाहिए, क्योंकि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो भी ऐसा लगना चाहिए कि हम तो किसी सपने में चले गए, सच्चाई तो हम देख ही नहीं रहे हैं। भाई 80-80 साल के लोग हैं जो अपने बाल डाई करते हैं और फिर बूढ़े का रोल करने के लिए उस पर सफेदी लगाते हैं। तो मतलब ऐसी दुनिया के बारे में क्या कहा जा सकता है? कहना चाह रहे कि इन पर भरोसा मत करो। हाँ बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी तो रत्ती भर भी नहीं है। इनका तो काम है आपको बरगलाना, आपको सपने दिखाना, ताकि आप सोचें ना और आप सवाल ना उठाएं। और ये सिस्टमैटिकली होता आ रहा है। हमारी ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज को हथौड़े मार मार के दबाया गया है, ताकि आज हमें ये लगता है कि हाँ ये सब हमें वाकई में अच्छा लगता है, जिस तरह की फिल्में हमें दिखाई जाती हैं और जिन्हें हम बिना सवाल पूछे हजम कर लेते हैं। ऑडियो क्या किसी ने देखी ही नहीं। सर जी, आप आपके बयानों के लिए काफी मशहूर है। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जो दिल में है वही आपके होठों पे आते हैं। तो और लोगों तक पहुंचने के लिए आप फेसबुक या ट्विटर सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है?
क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई मेरी बात पर प्रतिक्रिया दे या ना दे। जो मेरी पर्सनल बातें हैं वो मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। और अपनी तस्वीरें मैं अब तक काफ़ी देख चुका हूँ, मेरा शौक़ पूरा हो गया अपनी तस्वीर देखने का। और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ दुनिया को बताना मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती इसकी। सर, ॲटनबरोचा गांधी बेन किंग्स्ले अगोदर तुमच्याकडे आला होता? आपको क्या लगता है? नहीं, क्या हुआ था पहले तो आपका ये तो आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। वो पूरा किस्सा मैंने उसमें बताया है। नहीं, यहाँ पर कुछ बताइए। कुछ और सवाल पूछिए ना आप। सोशल मीडिया के बारे में मैं संक्षिप्त में जवाब दे दूंगा आपको। हाँ, सोशल मीडिया के बारे में इसीलिए सवाल है, ट्विटर फेसबुक नहीं लेकिन यूट्यूब जैसा एक मीडियम अब सामने आया है। लोग इंटरनेट पे वीडियोस बना के डाल सकते हैं। आप भी ऐसी ही एक शॉर्ट फिल्म का हाल ही में हिस्सा रहे थे जो बहुत वायरल भी हो चुकी थी। तो क्या आपको लगता है कि जब आप फिल्में बना रहे थे तब अगर ऐसा कोई माध्यम आपके साथ रहता तो कुछ थोड़ा ज़्यादा? ये तो वैसी वाली बात है ना कि अगर मेरी शक्ल गैरी कूपर जैसी होती तो क्या होता। हाइपोथेटिकल बातें सोचने से क्या फायदा। ये सच है कि जब हम लोग आए थे, ओम और मैं और फारूक और स्मिता और शबाना, जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू, शबाना तो खैर पहले शुरू हुआ था, तब तो कुछ भी नहीं था ना। तब तो आज तो हर एक ये लाइन व्यस्त है कहने के लिए भी एक्टर की जरूरत पड़ती है ना। बहुत एम्प्लॉयमेंट है एक्टरों के लिए आज। उस वक्त कुछ नहीं था। मैं तो चक्कर मारता था दूरदर्शन के कि मुझे कुछ काम दो भाई। 15 रुपए मिलते थे युववाणी में। मैंने एज ए न्यूज़ रीडर अप्लाई किया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, दूरदर्शन पे एज ए न्यूज़ रीडर। और मेरे एक दोस्त थे टीपी जैन साहब, जो मैंने तो पूछा कि भाई मुझे क्यों रिजेक्ट किया यार, मैं तो अच्छी खासी अंग्रेजी बोलता हूँ। बोले नहीं यार तुम्हारा चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने कहा ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गया मेरे लिए। दाढ़ी है तुम्हारे, दाढ़ी थी मेरे उस वक्त, अब हर न्यूज़ रीडर की दाढ़ी है। उस वक्त दाढ़ी मेरे लिए डिस्क्वालिफिकेशन था। तो कोई एवेन्यू नहीं था। इसीलिए आजकल जो एक्टरों को सहना पड़ता है वो तो बहुत कम है जो हम लोगों ने झेला उसके मुकाबले में। सर, आप मराठी फिल्में देखते हैं? मराठी फिल्में बिल्कुल देखता हूँ। मैं देखनी रिसेंटली शुरू की हैं। रिसेंटली ही तो अच्छी फिल्में बननी शुरू हुई हैं। मराठी सिनेमा का रिवाइवल, इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले मीनिंगफुल सिनेमा इसी जबान में बना है, सबसे पहले इस मुल्क में। और बीच में दादा कोंडके का भी फेज आया, वो भी झेल लिया, एंड मराठी सिनेमा हैज सर्वाइव्ड इट। दैट्स द ग्रेट थिंग। वो एक बीच में और भी एक कॉमेडीज, माइंडलेस कॉमेडीज बनने का वो फेज आया, थैंक गॉड इट्स ओवर। और मैं तो कब से ये चाह रहा हूं कि ऐसा हो। सत्यदेव दुबे ने मराठी में बनाई थी शांतता कोर्ट चालुआ है 1969 में, जो उन्होंने खुद अपने पैसे से रिलीज भी की मेट्रो में। और बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप आज भी देखें, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। तो दिस रिवाइवल इज टेरिफिक बिकॉज इतनी थिएटर एंड सिनेमा लिटरेट ऑडियंस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है जितनी महाराष्ट्र में। नहीं, आपके बुक में मतलब अच्छा लगा कि जो फोटोग्राफ्स है तो उसमें सुलभा देशपांडे है, भक्ति बर्वे है, मोहन आगाशे है, बहुत सारे मराठी एक्टर्स जिन्होंने, चंद्रकांत काले, चंद्रकांत डॉक्टर लागू, क्योंकि ये सबसे महान एक्टर हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। सीधी बात है। लोग लगता है कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई जरूरत थोड़ी है। मैं चापलूसी करनी होती तो मैं दिलीप कुमार के बारे में ये बात कहता। हाल ही में कौन सी फिल्म्स देखी मराठी? रिसेंटली नहीं, साईराट वाज द लास्ट फिल्म आई सॉ। उसके बाद मैंने उससे पहले देखी है हाईवे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उमेश की मैंने सारी फिल्में देखी हैं, एक में मैंने काम भी किया है, देउल। आई थॉट फंडरी वाज फैंटास्टिक। कॉट वाज प्रोबेबली द बेस्ट फिल्म एवर मेड इन इंडिया। इतनी सच्ची कमाल की फिल्म थी। आई कुडंट बिलीव जिस तरह का अभिनय था उसमें। तो और यही बात मैं दोहराऊंगा। डॉक्टर लागू को मैंने जब पहली बार देखा, मैं फर्स्ट ईयर में था एनएसडी में, मेरी एक क्लासमेट थी ज्योति, उसने मुझसे कहा कि चलो एक मराठी नाटक देखने। मैंने कहा यार छोड़ो, मैं नहीं देखता चीज़ें। नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, यू हैव टू सी दिस एक्टर। डॉक्टर श्रीराम लागू, 1970 की बात है। आधे अधूरे का मराठी वर्जन था जो सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था। उसमें अमोल पालेकर भी थे और दीपा लागू भी थी
और भक्ति बर्वे भी थी, और डॉक्टर लागू का भक्ति का भी परफॉर्मेंस बहुत कमाल का था उसमें, बट डॉक्टर लागूज एक्टिंग आई कुड नॉट बिलीव कि ऐसी एक्टिंग मैं इन लाइफ देख रहा हूं. दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्टिंग आई हैव एवर सीन. उसके बाद उनके कुछ और डिसअपॉइंटिंग से नाटक मैंने देखे, बट आई फेल्ट द सेम थिंग अबाउट सुलभा देशपांडे जब मैंने शांतता कोर्ट चालू है में उनका परफॉर्मेंस देखा, या भक्ति बर्वे का, या चंद्रकांत काले का बेगम बर्वे में. These are the greatest performances I have ever seen in my life. सूर्य पाहिलेला माणूस देखी थी? बिल्कुल देखिए. सूर्य पाहिलेला माणूस मैंने कॉलेज में किया है, बाय द वे. मैंने डॉक्टर लागू को जाके बताया, क्योंकि वो देख रहा था. मैं सडनली आई रियलाइज कि अरे ये तो आई हैव डन दिस प्ले. प्रोफेसर मुनीबुर रहमान जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने किया था डायलॉग्स ऑफ प्लेटो में से कुछ सिलेक्शंस लेके, जिसमें मैंने अरस्तु का रोल किया. तो डॉक्टर लागू ने मुझसे अच्छा किया, वो और बात है. लेकिन मैंने उनसे जाके कहा कि सर आई हैव डन दिस प्ले व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड. तो वो ज्यादा खुश नहीं हुए सुनकर. लेकिन वो देखा, दैट वाज द लास्ट उनका व्हिच आई सॉ. उसके बाद जो उन्होंने एक नाटक किया वो मैं नहीं देख पाया, बट इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. नसीर जी, 100, 200, 300 करोड़ के आंकड़ों के ऊपर सब खेल चलता है. आप उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपकी अगली पीढ़ी भी उसी में ट्राई कर रही है. वो कभी आपको बोलते नहीं है कि आप पानी में रह के मगरमच्छ से बहर क्यों ले रहे हो? ये तो काट के दिखाओ ना. ये 100 करोड़ 200 करोड़ ये बहुत ही वल्गर बातें हैं, और ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री आखिर एडमिट कर रही है कि हम फिल्में इसीलिए बनाते हैं. 100 तक पहुंच जाएं, 200 तक पहुंच जाएं, 300 तक पहुंच जाएं, अभी 400 तक पहुंचेंगे, फिर 500 तक पहुंचेंगे, फिर पता नहीं कहां पहुंचेंगे. मकसद ही यही है ना फिल्में बनाने का. सर, तुम्ही वर्ल्ड सिनेमाचं हे केलं. तुमची आवडती फिल्म कोणती वर्ल्ड सिनेमामध्ये? रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम था द ब्रांड न्यू टेस्टमेंट. बेल्जियम की फिल्म है वो, आप लोग गूगल करके जरूर देखें. आई थिंक अमंग द बेस्ट 3 or 4 फिल्म्स ऑफ माई लाइफ जो मैंने देखी है वो होगी द ब्रांड न्यू टेस्टमेंट. उसमें गॉड को दिखाया है कि वो एक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, नाइट गाउन पहने हुए और कॉफी पीते हुए मैकडॉनल्ड्स की, और वो कानून बनाते रहते हैं दुनिया के लिए कि जैसे ही तुम टब में गर्म पानी भर के उसमें बैठोगे फोन बजेगा. ये लॉ में ये सारी दुनिया के लिए ये लॉ. और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये एब्सर्डिटीज हमें हर एक को सूझती हैं कि भाई जैसे ही मैं अंदर आता हूं घंटी क्यों, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये लॉज बनाए हुए हैं गॉड ने कि ऐसा होगा ही. आपके हाथ से अगर टोस्ट गिरेगा तो वो हमेशा बटर जिस तरह से वो जमीन गिरती है. तो एक दिन गॉड की बेटी जो है वो उनके कंप्यूटर से खेल करती है और वो दुनिया भर में हर एक को मैसेजेस भेज देती है कि तुम्हारी मौत की तारीख ये है, क्योंकि वो तो पूरा लॉग गॉड के पास है. और गॉड एक कमरे में बैठे हुए हैं जिसकी दीवारें जो हैं आसमान तक, मतलब उसकी एंड दिखाई नहीं देती. सबके फाइल्स हैं उसमें और सब के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो वो अंदर से लॉक करके ये मैसेज भेज देती है. तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि मैं तो अभी तो मुझे तो 30 साल बाकी हैं. कोई कहता है अरे 5 मिनट, और ढाड़ से एक ऊपर से एक सेफ गिर जाता है उसके सर पे, एंड सो ऑन. फिर गॉड आते हैं दुनिया में उसकी तलाश करने, या फिर जो कुछ होता है वो, आई मीन इट्स रियली इतनी इररेवरेंट और इतनी सच्ची. अब यहाँ पर आप ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश करके तो देखें. आपने शाम बेनेगल से लेकर अभी जावेद अख्तर साहब के बेटे थे उनके साथ तक काम किया है, इतने सारे फिल्म मेकर के साथ आपने काम किया है, तो क्या फ़र्क लगता है आपको तब की फिल्में, अब की फिल्में, अब के फिल्म मेकर्स, इसमें क्या आप बदलाव देखते हो? मुझे एक प्रोग्रेस ज़रूर दिखाई देता है टेक्निकली इन नौजवान फिल्म मेकर्स में. अफसोस ये है कि वो उन्हीं
कहानियों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं जो 50 साल पहले बनती थी। अब फरहान अख्तर से मुझे उम्मीद ज़्यादा थी। उसकी एक जंग की फिल्म देखी मैंने जो बहुत ही बुरी लगी मुझे। जंग के बारे में वो दिन गए जब आप दुश्मन को एक दुष्ट की तरह दिखा सकते थे। अब जंग का हॉरर दिखाना ज्यादा जरूरी है। जो भी मरता है उसकी भी माँ होती है, उसका भी भाई होता है, उसका भी बेटा होता है, उसका भी घर होता है जो इंतजार कर रहा होता है उसको आप एक शैतान की तरह नहीं दिखा सकते। जो हॉलीवुड फिल्मों ने किया कि हमारा पूरा बचपन गुजरा ये सोचते हुए कि जर्मन और जापानी लोग बहुत ही बुरे होते हैं, कि वो सारी अमेरिकन हॉलीवुड फिल्मों का असर था। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इस बात से, फरहान की उस फिल्म से। अब बाकी जिस तरह की वो फिल्में बनाता है वो उसकी चॉइस है, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। नसीर जी, रत्ना जी आपसे कब मिली, कैसी मुलाकात थी, और वो एक को एक्ट्रेस। मेरी किताब पढ़ लीजिए आप, उसमें सब लिखा हुआ है। एज ए को एक्टर बहुत ही अच्छी हैं। फिल्मों में बहुत कम मैंने काम किया उनके साथ। कम मतलब किया भी है? किया है। मिर्च मसाला एक सीन था, परफेक्ट मर्डर, एक और फिल्म थी कॉफिन मेकर जो रिलीज नहीं हुई, उसमें रत्ना का लीडिंग रोल है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसको हमेशा ये सदमा रहा है कि उसको काम नहीं मिलता फिल्मों में। मैं सही समझता हूँ इसको, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि एज एन ओल्डर एक्टर उसको रिकग्निशन मिलेगा, जो कि हो रहा है आजकल। सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीरीज फॉलो की? पूरी नहीं, कुछ अभी आप क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे रत्ना जी को? अच्छी है। नसीर जी, अभी आप क्या कुछ नई फिल्में वगैरह कुछ कर रहे हैं? 2 फिल्में मैंने की हैं। एक तो है मणिरत्नम की फिल्म ओके कनमणि का रीमेक, जिसका शीर्षक है ओके जानू, जो शाद अली ने बनाई है। और दूसरी फिल्म का नाम है इरादा, जो कि नए फिल्म मेकर ने बनाई है, जो पंजाब। लेकिन बन गई है वो? हाँ, बन के मुकम्मल है। लेकिन आप रिलीज जो कर रहे हैं वो थिएटर में ही कर रहे हैं? फिलहाल थिएटर में ही कर रहा हूँ। एक फिल्म नवंबर में मैं करने वाला हूँ अहमदाबाद में परेश रावल के साथ, जिसके निर्देशक हैं अनंत महादेवन। वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, सत्यजीत रे साहब की लिखी हुई कहानी है, जिस पर वो फिल्म आधारित है। और थिएटर में क्या हो रहा है? थिएटर में हमारे कई नाटक हैं, हिंदी में भी और हिंदुस्तानी में भी, अंग्रेजी में भी, जो हम करते रहते हैं बारी बारी। लेटेस्ट उनमें है कृष्णचंद्र जी की उपन्यास गधे की आत्मकथा पर आधारित हमने जो किया है, गधा और गड्ढा। और एक नया नाटक मैं तैयार कर रहा हूँ जो नवंबर में पेश किया जाएगा, जो एक कनेडियन राइटर हैं, उनकी कहानियों पर। अब नाटक तो मूल नाटक है ही नहीं हमारे पास, तो हमें साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए और इस एक्सीडेंट से साहित्य से मेरा और परिचय हुआ और मुझे लगा कि ये इससे बड़ा चैलेंज शायद कोई है ही नहीं। एक मंच पे एक अकेला अभिनेता दर्शकों को कहानी सुनाए और वो बोर ना हो, बल्कि उल्टे उनका माइंड स्टिम्युलेट हो। और थिएटर का जादू यही है, दर्शकों के माइंड को स्टिम्युलेट करना, उनको मिराज दिखाना नहीं। इसीलिए इस तरह का थिएटर जो पश्चिम में होता है मुझे बहुत बुरा लगता है, जिसे देखकर आपको ये नहीं पता चलता कि आप फिल्म देख रहे हैं या थिएटर देख रहे हैं। वो इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है। आप थिएटर का मूल देख लीजिए किसी भी देश में, चाहे वो ग्रीस हो, यूनान हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो। एसेंशियल चीजें क्या थी उसमें? एक अभिनेता। फोक थिएटर देख लीजिए, क्लासिकल थिएटर देख लीजिए, कुछ भी आप देख लीजिए, बाकी सब सजावट है जो बाद में आई। असल चीज है जो बात कही जा रही है थिएटर के जरिए, वो ऑडियंस तक पहुंचे। और उसी थिएटर में मैं विश्वास रखता हूं और उसी तरह का थिएटर में करने की कोशिश करता हूं। गांधी, वो सब ढकोसला था। एटनबरो साहब की बहुत बड़ी चालाकी थी। वो बेन किंग्सली को डिसाइड कर चुके थे और उन्होंने ये ढंडोरा पीटना जरूरी था हिंदुस्तान में कि मैं एक हिंदुस्तानी कलाकार को कंसिडर कर रहा हूं, वरना ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते। तो
वो मुझे लंदन ले गए फर्स्ट क्लास में, मुझे बड़ा मजा आया। रोल्स रॉयस में मैं घूमा लंदन, और मेरे लंदन पहुंचने से पहले यहां खबर छप गई थी कि नसीरुद्दीन शाह सेलेक्ट हो चुका है। जी हाँ, जो बात मुझे रत्ना ने फोन करके बताई कि तुम तो सेलेक्ट हो गए हो, मैंने कहा अभी तो स्क्रीन टेस्ट भी नहीं हुआ यार। तो ये सब ढकोसला था। और अगर आप याद करें और आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव में आप चेक भी कर सकते हैं, जो पहली खबर निकली वो ये थी, इंडियन एक्टर टू प्ले गांधी, और तस्वीर बेन किंग्सली की थी। तो ये हॉलीवुड से हमें कुछ सबक सीखने चाहिए। अब वो एक कहानी गढ़ दी गई कि उनका असली नाम भंजी है या क्या है पता नहीं। मेरी खुद उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि मुझ में रत्ती भर भी हिंदुस्तानी खून नहीं है, मेरे दादा पोस्टेड थे हिंदुस्तान में, बस इतना ताल्लुक है हिंदुस्तान से उनका। नसीर जी, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे मगर आप बॉलीवुड में आए, अभी भी क्रिकेट से उतना ही लगाव है? हिंदुस्तान की जब भी मैच होती बिल्कुल है, खेलता, अब खेलना छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा, कमर में तकलीफ हो गई, लेकिन 2 साल पहले तक मैं खेलता भी था और बहुत लगाव है। मैं अब भी देखता हूँ, T20 नहीं देखता मैं, वनडेज या टेस्ट मैचेस देखता हूँ। आपने शिवाजी भी किया है, कैसा? जी हाँ, बिल्कुल किया है, श्याम बेनेगल की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इससे बड़ा सम्मान महाराष्ट्र में क्या मिल सकता है? और मतलब प्रोफाइल में एक तस्वीर भी है मेरे पास, मैं लगता हूँ शिवाजी जैसा। वो भी पोटेंशियल मुझ में है, गालिब का भी था। ऐसी सती की जय हो, ये जो एपिक डायलॉग था आपका, वो देख देख के हम बड़े हो गए। उस सीन का क्रिएशन कैसे हुआ, आप बता सकते हैं? ये जाने भी दो यारों में, हाँ, जाने भी दो यारों। इसका तो सेहरा क्या कहते हैं, सतीश कौशिक को जाता है, क्योंकि उसने डायलॉग लिखे। और ये जो एक जुमला बार बार आता है, 2 जुमले, एक तो कि भाई क्या हो रहा है, जो धृतराष्ट्र पूछता रहता है, और ऐसी सती की जय हो, ये सतीश कौशिक ने। लोग समझते हैं कि जाने भी दो यारों में बहुत कुछ हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया होगा, बिल्कुल नहीं, वो सारे डायलॉग लिखे हुए थे। क्या एडिशन नहीं थी? ना, एडिशंस किए तो सतीश शाह ने, और मेरे ख्याल से उसके अलावा किसी, रवि बासवानी ने थोड़ा बहुत, क्योंकि ये लोग एड लिपिंग में बहुत अच्छे थे, मैं बिल्कुल नहीं था, तो मैंने कोशिश ही नहीं की उनके साथ मुकाबला करने की, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इतने अच्छे अच्छे कॉमिक एक्टर्स मेरे चारों तरफ हैं, रवि बासवानी, सतीश शाह, सतीश कौशिक, राजेश पुरी एटसेट्रा, ओम ऑल्सो, जिसके कॉमेडी के बारे में किसी को मालूम नहीं था, बट आई न्यू अबाउट इट बिकॉज उसका मैंने बिच्छू नाम का एक नाटक देखा है बहुत पहले। तो मैंने सोचा कि इसमें ज्यादा होशियारी ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है, गिव अ स्ट्रेट परफॉर्मेंस। कितने दिन शूट हो रहा था वो पूरी फिल्म? कुछ वो सीन, वो उसमें कुछ मेरे ख्याल से 4-5 दिन लगे। नसीर जी, आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्टर के तौर पे माना जाता है, बहुत से लोग ऐसे मानते हैं। आपने डॉक्टर लागू का जिक्र किया, वो कह चुके कि एक्टर एक लमाण होता है जो सिर्फ अपने पीठ पर एक एब्सोल्युटली लेके जाता है पूरा वेट। शंभू मित्रा कह चुके हैं कि एक्टर इज एन एथलीट फिलोसोफर। आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज एक्टर? एक्टर क्या होता है? ये दोनों डेफिनेशन सही हैं। वो शंभूदा का डेफिनेशन नहीं है, एरिस्टोटल का डेफिनेशन है। हाँ। बट डॉक्टर लागू का जो ये शीर्षक है, इससे अच्छा, स्पष्ट, ब्रीफ एंड एब्सोल्युटली कैप्चरिंग एवरीथिंग ऑफ द एक्टर्स जॉब मुझे आज तक नहीं मिला। द कैरियर ऑफ गुड्स, आपका काम है एक चीज हिफाजत के साथ, सुरक्षित, पूर्णता के साथ, स्वच्छता के साथ कहीं पहुंचाना। दैट्स योर जॉब एज एन एक्टर। लमाण इज द टाइटल। कुछ लोग मानते हैं कि एक्टर का इंटेलिजेंस जो होता है उसको वो डाउनग्रेड करता है, ये डेफिनेशन। एक्टर में इंटेलिजेंस अगर आप ढूंढें चिराग लेकर तो बड़ी मुश्किल से शायद इतना सा मिल जाएगा आपको एक्टिंग की दुनिया में। क्यों आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो वैसा वाला जोक है ना कि भेजे सर्व करते हैं तो सरदार जी का भेजा जो है वो 50 रुपए ज्यादा है, क्योंकि 10 खोपड़ियां फोड़नी पड़ती हैं तब एक निकलता है। इट बहुत टेरेबल जोक अबाउट सरदार जी, बट आई जस्ट थॉट आई रिपीट इट। तो वैसे ही कुछ है एक्टर्स के बारे में।
10 खोपड़े फोड़े तो एक भेजा मिलेगा शायद। क्यों एक्टिंग का इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है ऐसा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब एक्टिंग का इंटेलिजेंस से संबंध हुए बिना भी आदमी अच्छा एक्टर हो सकता है, ये मैं कहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि संबंध नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमने काफ़ी एंजॉय किया। ऐसे लग रहा था कि बहुत ही इंटेलिजेंट बातें होने वाली है, लेकिन बहुत ही हंसी मजाक से ये सब बातें हो रही है। एक लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। एक लास्ट सवाल नसीर जी, अब कट्टा के एंड को आप वेंसडे के एंग्री यंग मैन के जो डायलॉग है तो उससे एंड होना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या फिर जाने भी दो यारों कि हम होंगे कामयाब? ये बहुत टेढ़ा सवाल पूछ लिया। गालिब के एक शेर से, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। इससे आगे मैं और कुछ ना कहूँ, यही ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थँक्यू व्हेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माझा कट्ट्यावरती वेळ झाली इथेच थांबण्याची। बघत रहा एबीपी माझा।